हाँ जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आप लोगों का सिलेबस बच्चों जल्दी खत्म हो जाएगा। आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम के बारे में। और इसके पहले हमने बच्चों आप लोगों को एक लेक्चर कराया था जिसमें बढ़िया सा लंबा थ्योरम और कई पॉइंट को वहां पे क्लियर किए थे। उसके कुछ आज यहाँ पे फार्मूले यूज होंगे तो आप लोगों को लगेगा कि सर वो फार्मूला हमने तो पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि वो थ्योरम जरूर करें, क्योंकि आज का लेक्चर समझना है तो भाई देखो कोई भी चीज है यदि समझना है तो आप लोगों का जो रूपरेखा है, जैसे बोर का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है ना, इसके बाद लाइमर बामर पास्टन श्रेणी ये समझेंगे। तो यदि आप लोगों को बोरई का परमाणु मॉडल नहीं पता है कि बोर साहब ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पे जाते हैं तो या तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेंगे या तो ग्रहण करेंगे। कहने का मतलब जैसे निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पे जाता है तो एनर्जी को लेगा और जब वापस आता है तो फिर एनर्जी रिलीज करता है, वही स्पेक्ट्रम के रूप में हमें दिखाई देता है। तो यदि आपको बोरई का मॉडल नहीं पता तो फिर ये आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि उस लेक्चर को आप लोग जरूर देखें, क्योंकि भाई आपको भटकना ना पड़े और आप लोग हमेशा कभी परेशान ना हो। सबसे पहले यही चीज तो आपको समझना है कि स्पेक्ट्रम है क्या, है ना, क्योंकि स्पेक्ट्रम यदि आपको नहीं पता तो सारा चीज खत्म है, खेल खत्म है। जैसे बच्चों कोई पदार्थ, ठीक है, क्या है, एक पदार्थ। मैं पदार्थ की बात करता हूं, पदार्थ की बात करता हूं बच्चों, पदार्थ। अच्छा सर पदार्थ आप मेरे भाषा में समझना, किताबी भाषा में नहीं। इस पदार्थ को मैं एनर्जी दे दिया, क्या दे दिया बच्चों, एनर्जी, थोड़ा सा एनर्जी दे दिया, थोड़ा समझिएगा। जब एनर्जी दे दिया तो एनर्जी तो ग्रहण कर लेता है, एनर्जी ग्रहण कर लेता है, लेकिन जब एनर्जी ग्रहण करता है तो उसकी ऊर्जा लेवल बढ़ जाती है और जब ऊर्जा लेवल बढ़ने के बाद पुनः वापस आता है तो उस ऊर्जा को वो रिलीज करता है। क्या करता है, रिलीज करता है। अब उसको यदि हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखें तो रंगों का एक समूह मिलता है, वो आपका एक स्पेक्ट्रम कहलाता है। जैसे मैं एक आपको दैनिक जीवन में ऐसा उदाहरण बताता हूं कि कभी आप लोहार के यहां चले जाना जो लोहे का सामान बनाता है। जैसे आप लोगों घर में जो भी कुल्हाड़ी होगा, जो भी लोहे का औजार होगा, उसका धार तेज करता है तो भट्ठी में लोहे को अच्छी तेज ऊष्मा पर उसको क्या किया जाता है, गलाया जाता है। पूरा नहीं गलता लेकिन पूरा रेड कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का लोहा रेड कलर का हो जाता है। इतना एनर्जी हो, हर एक परमाणु उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आते हैं। और जब उसको बाहर लाओगे बच्चों तो एक लौ नजर आएगा। देखना आप लोग बढ़िया गौर समझना, वो लौ नजर आएगा, वो ऊर्जा रिलीज करेगा और उसी ऊर्जा को हम यदि सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखें तो हो सकते हैं उनके कुछ कलर दिखाई दे, कुछ स्पेक्ट्रमी, कुछ बीच में है ना ब्लैक पट्टियां नजर आए। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ऊर्जा लेवल उसकी बढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में गया था, अब वो पुनः अपने वापस मूल स्थिति में आ रहा है तो ऊर्जा को रिलीज कर रहा है। तो इस पदार्थ को क्या कर रहे हैं, हम गर्म कर रहे हैं। चलो भैया ये हैंग ही मारते रह जाओगे, ठीक है, अभी भी आप काम कर रहा है। चलो तो ये हम कह रहे हैं भैया इसको हम गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करते हैं बच्चों तो इसकी निम्न ऊर्जा स्तर है। क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर है, ठीक है, निम्न ऊर्जा स्तर है। तो ये कहां जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर पे, उच्च ऊर्जा स्तर पर। अभी सिर्फ थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। निम्न ऊर्जा स्तर से मतलब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, अपशोषण करेगा, लेकिन फिर से अपने मूल स्थिति में आएगा तो ऊर्जा को छोड़ देगा। और जब ऊर्जा छोड़ेगा तो वो जो ऊर्जा है प्रकाश के रूप में होगा, तरंग के रूप में होगा, लेकिन वो अकेला नहीं होगा, उसमें कई रंगों के समूह होंगे। वो उनकी तरंग जो है, उनकी तरंगदैर्घ्य अलग अलग हो सकती है। इन्हीं चीजों का अध्ययन करते करते कई लोगों ने सोचा, सबसे पहले बामर ने है ना 1885 में हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में व्याख्या किया, फिर लाइमर है, फिर पास्टन है, ब्रैकेट। लाइमर श्रेणी पहले आता है लेकिन बामर ने सबसे पहले हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर दी। तो सबसे पहले आप लोगों को यह तो क्लियर हुआ कि सर स्पेक्ट्रम है क्या, स्पेक्ट्रम है क्या। अब जैसे मैं हाइड्रोजन के बारे में बात करता हूं, अब कहोगे सर हाइड्रोजन में एक ही कोष होता, ना बाबू ना, ऐसा नहीं होता है। कोई परमाणु है जो कि धनावेश है, ये नाभिक है बच्चों, और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कोष पाया जाता है। ये किसने बताया था सर, ये बताया था हमारे बोर साहब ने। और जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे
तो भाई कोस की जो यहां पर देखिए पास पास होता जाएगा, ये पास पास होता जाएगा और पास हो जाएगा, ऐसे है ना। मतलब कोसों के बीच की दूरी घटती जाती है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो कोसों के बीच की दूरी घटती जाती है। अब देखिएगा बच्चों हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसे पता चला कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां है, इलेक्ट्रॉन यहां है, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन अपने स्थिति पर है और हमने इस इलेक्ट्रॉन को क्या दे दिया, एनर्जी दे दिया, यहां से प्रकाश किरण आपतित करा दिया। अब जैसे इन्होंने एनर्जी को लिया, बोला बाबू अब तो हलचल मचेगी क्योंकि मेरे पास पैसे आ गए हैं। किसी बच्चे को, नन्हा सा बच्चा है और उसकी मम्मी 5 रुपए दे देना तो क्लास में तहलका मचा देगा, आज मैं 5 रुपए लेके आया हूं। क्यों आया हूं? क्योंकि च्युइंगम खाऊंगा, अरे भैया टॉफी खाऊंगा। उसके अंदर खलबली पूरी पीरियड में लगी रहेगी। ऐसे इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा आ गया, इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा आ गया, बोलता है बाबू हम भी यहां नहीं रहेंगे क्योंकि अब हमारी वो स्थिति हो गई है, इस लेवल के नहीं है, हम थोड़ी से ऊंचे लेवल के हैं। और ये चला बाबूजी, कहां चला गया, कहां चला गया, तीसरे कक्षा में। कहां? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, n बराबर 4 में। कहां चला गया? n बराबर 4 में। क्यों जानते हैं? क्योंकि एनर्जी ले लिया था। जैसे आप लोग देखो कि कोई व्यक्ति आम आदमी है, उसके पास पैसे कम है, ठीक है, अचानक उसके पास पैसे आ जाए, मेहनत करेगा तब पैसे आएंगे, ऐसे नहीं है, तो फिर उसकी स्थिति बदलेगी कि नहीं भाई अब रहन सहन में हमारे बदलाव होना चाहिए। हमारे पास पहले पैसे नहीं थे तो थोड़ा आम तरीका था, लेकिन अब हमारे पास पैसे हैं तो गाड़ी ले लें, होता है, 4 व्हीलर ले लें, होता है, ठीक है, क्योंकि अब हम उन लेवल के कैटेगरी वाले बन गए क्योंकि हमारे पास पैसे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लिया, बोला भैया हम पहले कोर्स के लेवल के नहीं है, अब हम ऊपर वाले कोर्स के लेवल है, तो बोले चलो बाबू, यहां पहुंच गया। और जिसने 4 व्हीलर लिया बाद में नहीं बोले यार ये तो खिचड़ी हो गई, इसकी मेंटेन करना बहुत कठिन है, मैं गाड़ी में तेल नहीं डला पाता हूं, ले तो लिया किसी कदर से, अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, फिर क्या करोगे? भैया मैंने ली थी 8 लाख की, कोई 4 लाख में ले लेता है, यार कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर जब बेचेगा तो फिर उसके पास पैसे आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जब ऊपर तो चला गया था, है ना, ज्यादा कोष में चला गया था, लेकिन अब जब मूल स्थिति में आएगा, कहां आएगा? मूल स्थिति में आएगा, तो क्या करेगा? ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर चला गया, प्रकाश कण आपतित हुई, ऊर्जा दी हमने, वो ऊर्जा ग्रहण कर लिया था, लेकिन यहां जाकर बोलता है अरे यार यहां तो रहना बेकार है क्योंकि अपना ही घर सबसे बड़ा प्यारा है। तो फिर अपने मूल स्थिति में आता है बच्चों। क्या आता है? मूल स्थिति में फिर से वापस आता है। जब वापस आता है बच्चों, तो जब वापस आता है तो ये एनर्जी जिससे मैं बात करता हूं ये E1 है और ये बच्चों आपका E2 है, समझिएगा। क्या ऐसा भी कर सकते हो आप ये निम्न ऊर्जा स्तर को E2 कर सकते हो, इसको E1 कर सकते हो। तो जब इसने E1 से कहां आया? E2 आया, तो एनर्जी रिलीज किया जो कि h न्यू के बराबर है। और ये हमारे बोर साहब ने बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पे आते हैं तो फोटॉन के बराबर ऊर्जा रिलीज करते हैं, और यही ऊर्जा बच्चों स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देता है, जो कि हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे सकता। नग्न आंखों से आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताया कि लोहे को गर्म कर दो, और लोहे को गर्म करोगे तो भैया उसको जब बाहर निकालोगे तो लौ निकलता है, ऊर्जा बाहर आती है ना। अब ये जो स्पेक्ट्रम है, मतलब ये जो ऊर्जा है स्पेक्ट्रम के रूप में, यानी रंगों का समूह है, हर रंग का तरंगदैर्घ्य अलग अलग है बच्चों, है ना, क्षेत्र इनका अलग अलग है। तरंगदैर्घ्य के आधार पर इन रंगों का मतलब इन विकिरणों का नाम दिया गया कि यहां से विकिरण निकल रही है तो कौन सी अवरक्त किरणें हैं, कौन सी एक्स किरणें हैं, कौन सी गामा किरणें हैं। तो इनकी तरंगदैर्घ्य के आधार पर बच्चों इनके विकिरणों के नाम निर्धारित किए जाते हैं। और वो तरंगदैर्घ्य का जो हमने फार्मूला बताया था कि 1/λ बराबर R है बच्चों, फिर आपका 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। जी हां, ये फार्मूला आप लोगों को मैंने सिद्ध कराया था। मैं हमेशा कहता हूं कि जो लेक्चर क्रम से नहीं देखेगा उसको यहां पे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे हम भी गले फाड़ फाड़ कर आप लोगों को पढ़ाते हैं, लेकिन कोई यदि लेक्चर क्रम से नहीं देख रहा है उसको समझ लो क्लास समझ में नहीं आएगा।
रिडबर्ग नियतांक का मान भी हमने बताया था बच्चों कि 1.1 आर का मान जो है 1.097 गुणे 10⁻7 मीटर इनवर्स है। ये इसका मान भी है। आर का मान रखेंगे, कोस रखेंगे, तरंगदैर्ध्य का मान आ जाएगा। लेकिन हमको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, हम यहां जेईई मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम यहां 12th लेवल की पढ़ा रहे हैं, हम सीधा सीधा बता रहे हैं। तो यह चीज आपको क्लियर हुआ कि सर स्पेक्ट्रम कैसे निकलता है। भाई इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी, निम्न ऊर्जा स्तर से हो सकता है वो दूसरे में गया, हो सकता है पहले भी जा सकता है, जरूरी नहीं कि इसी बस में रहे, वो आगे भी जा सकता है। हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहां भी चला जाए, हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहां भी चला जाए, हो सकता है इलेक्ट्रॉन और भी आगे जा सकता है सबकी, और फिर अपने वो मूल स्थिति में वापस भी आएगा, मूल स्थिति में वापस भी आएगा। तो ऊर्जा निकलेगी और वो ऊर्जा बच्चों विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में चलती हैं, और विद्युत चुंबकीय विकिरण उसमें कई विकिरणों का समूह होता है। अब वो विकिरण निकलती हैं तो उनकी तरंगदैर्ध्य अलग अलग होती है, और तरंगदैर्ध्य के आधार पर उन किरणों का नाम अलग अलग रखा गया। ठीक है, चीजें क्लियर बच्चों, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। वो तरंगदैर्ध्य यहां से निकलता है। ठीक है, और इसी तरीके से मान लीजिए आपको सतत स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम कैसे, सतत का मतलब जैसे मान लीजिए स्पेक्ट्रम को देखा गया तो सतत स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि लगातार एक रंग के बाद दूसरा विकिरण, दूसरे विकिरण, तीसरा, चौथा, पांचवा, लगातार, उसके बीच में कोई काली पट्टियां दिखाई नहीं दी तो आपका सतत वितरण है। लेकिन बीच में यदि काली पट्टियां नजर आ रही है, बीच में कुछ खाली जगह नजर आ रहा है, तो आपका बच्चों रेखीय स्पेक्ट्रम हो जाता है। सतत और रेखीय में यही डिफरेंस होता है। सतत मतलब लगातार हर कलर आपको क्रम से दिखाई देगा बच्चों, लेकिन रेखीय स्पेक्ट्रम में ऐसा नहीं होता है। रेखीय स्पेक्ट्रम में कुछ जो है कलर बीच से गायब होते हैं, है ना, कुछ वहां पे अनुपस्थिति होता है, और अनुपस्थिति होने के कारण बच्चों कुछ पतली चमकीली रेखाएं दिखाई देती है जो कि काली होती हैं, है ना, काली पट्टियों का उसे रेखीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, अब ये चीज आप लोग स्पेक्ट्रम वगैरह विद्युत विसर्जन नलिका लेंगे, उसमें हम, है ना, वोल्टेज लगाएंगे, उसके बीच में पर्दा रखेंगे, पर्दे को सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखेंगे, जैसे आप लोगों ने बच्चों, है ना, हर्ट्ज का, हॉलबॉक्स का प्रयोग देखा था। ये सारी चीजें अलग मैटर हो जाता है। फिलहाल अभी आप लोगों ने स्पेक्ट्रम के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया बच्चों, और लगभग 12 मिनट की क्लास में केवल स्पेक्ट्रम आप लोगों ने समझा। ठीक है, तो यहां पर देखो बच्चों कि हाइड्रोजन परमाणु में जब कभी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर जाता है तो दोनों ऊर्जा स्तरों के ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा वाला विकिरण उत्सर्जित होता है, जिसका एक निश्चित तरंगदैर्ध्य होता है। इस एक स्पेक्ट्रमी रेखा, इस तरंगदैर्ध्य वाले विकिरण को स्पेक्ट्रमी रेखा कहते हैं। मतलब हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है पहले निम्न ऊर्जा स्तर पे था तो उच्च ऊर्जा स्तर पर चला गया ऊर्जा ग्रहण करके, अब वहां स्थायी नहीं है, वो स्टेबल नहीं, बोलता मैं यहां नहीं रह सकता हूं बाबू, मुझे वापस आना है, तो वापस आ गया। दूसरे कक्षा से पहले कक्षा में आ रहा, तीसरे से पहले आ रहा, हो सकता है कूद के जब में कहीं चला गया हो फिर आ रहा है। अब बोलता मैं भैया अपनी कक्षा में स्थायी रहना चाहता हूं, तो लो भैया जो मैंने ऊर्जा लिया था तू रख ले ऊर्जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने जगह रहने दे। तो ऐसे में जब वो विकिरण निकलती है तो उनके तरंगदैर्ध्य के आधार पर उन विकिरणों का नाम रखते हैं, और बच्चों उन्हीं रेखाओं को हम स्पेक्ट्रमी रेखा कहते हैं। सर क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेक्ट्रमी श्रेणी क्या है? स्पेक्ट्रमी श्रेणी देखो, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आप लोग कहोगे ना कि सर इसकी परिभाषा आपने नहीं बताई थी, नहीं मेरे से बन जाता। देखो हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के कुछ विशेष समुच्चय होते हैं, जिनमें प्रत्येक समुच्चय को स्पेक्ट्रमी श्रेणी कहते हैं। मतलब समुच्चय मतलब समूह। जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रमी रेखा देखते हैं तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं का एक विशेष समुच्चय होता है, एक विशेष समूह होता है बच्चों। इस समुच्चय को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रमी श्रेणी कहते हैं। प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखाओं की दूरी निश्चित रूप से घटती जाती है। निश्चित रूप से दूरी कैसे घटती जाती है? जैसे देखना बच्चों, मैं अभी आपको जस्ट इसके पहले बताऊंगा, पर कैसे डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा दूरी कैसे घटती जाएगी। जैसे यहां पर देखना कि मान लीजिए ये आपका यहां से आया, फिर यहां से आया, फिर यहां से आया, यहां से आया, तो सबसे पहले बाहर कोष से आ रहा था, फिर अंदर वाले से इलेक्ट्रॉन आ रहा, फिर उसके अंदर से, फिर तो दूरियां थोड़ी सी कम होती जाएगी। भाई कई रेखाएं हैं ना, ये चीज आप आगे देखोगे बच्चों। उन श्रेणियों में जो नाम है वो बच्चों आपका सबसे पहला जो नाम है लाइमर श्रेणी होता है, बामर, पासन, ब्रैकेट, फुंड। लेकिन सर्वप्रथम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बारे में, जो समुच्चय के बारे में किसने बताया था? 1885 में बामर ने बताया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि पूछ दिया जाए तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? तो बामर ने देखी थी, बामर ने पुष्टि की थी। तो आप लोग परेशान नहीं होना बच्चों।
ठीक है बाबूजी। लाइमर श्रेणी, बामर श्रेणी, पासन श्रेणी, ब्रैकेट और फुंड श्रेणी, ये उनके श्रेणियों का नाम है। ठीक है, आज के क्लास के बाद आपको कोई टॉपिक बचेगा ही नहीं कि अब आपको और भी पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए, कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत? स्पेक्ट्रमी श्रेणी आपको पता है कि भाई रेखाओं का समुच्चय एक श्रेणी कहलाता है। स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विभिन्न श्रेणियों के नाम उनके शोधकर्ताओं के नाम के आधार पर है। पहला पराबैंगनी, पराबैंगनी क्षेत्र क्यों रखा गया, दृश्य क्षेत्र क्यों रखा गया, अवरक्त क्षेत्र क्यों रखा गया? ये भी अवरक्त क्षेत्र है, ये लगता है मिसप्रिंट है, ये अवरक्त क्षेत्र, दोनों अवरक्त क्षेत्र हैं क्या? 1 मिनट प्यारे बच्चों। हाँ दोनों है, ठीक है, ठीक। और ये फुंड भी आपका सुदूर अवरक्त क्षेत्र है। चलिए, है ना। अब इसकी श्रेणी के आधार पर हम बात करते हैं कि हम अभी यहां पे एक चीज आपको बताएं कि इलेक्ट्रॉन मान लीजिए पहले कोष से आ रहा था, है ना। कहां से आ रहा था बच्चों? पहले कोष से आ रहा था। हो सकता है इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष से, हो सकता है तीसरे कोष से, हो सकता है चौथे कोष से, हो सकता है पांचवें कोष से, हो सकता है छठे कोष से, हो सकता है सातवें कोष से, हो सकता है आठवें कोष से, आगे अनंत तक जा सकता है बच्चों। ठीक है, तो इसको अपन एक सुचारू रूप से बनाते हैं ताकि अध्ययन करने में आपको दिक्कत ना हो सके। चलिए, सबसे पहले प्यारे बच्चों अपन कोष का निर्धारण करते हैं। जैसे मान लीजिए ग्राउंड स्टेट है, ठीक, ये पहला है, पहला फेस है, पहला फेस है बच्चों। तो यहां पर इसको n बराबर 1 दे देता हूं। क्या देता हूं? अब ठीक है। एक है बच्चों, देखो ये दूरी अभी ज्यादा है, पास वाला है, फिर थोड़ा सा दूरी कम होता जाएगा, थोड़ा सा दूरी कम कर दिया, और भी थोड़ा सा फिर कम कर दिया, चौथा कोष हो गया, फिर और कम कर दो, पांचवा कोष हो गया, फिर और कम कर दो, छठा कोष हो गया, फिर और कम कर दो, सातवां हो गया, फिर ये आपका अनंत हो गया। ये क्रम है, मतलब ये कोष है बच्चों। ये क्या है? कोष है। क्या है बच्चों? कोष है, कोषों की संख्या है। यानी पहले में यदि मैं बात करूं सबसे ज्यादा डिफरेंस रहता है वो पहले में रहता है। ये फिर धीरे धीरे कम होती जाती है। क्या होती जाती है? कम होती जाती है, और कम हो गई, फिर और कम हो गई, फिर और कम हो गई, फिर एकदम पास में हो गई, ये क्रम। अब देखिएगा यहां पर बच्चों मैं कहता हूं कि n बराबर आप यहां पे दे दो कि n बराबर 1 है, यानी पहला कोष है। ठीक, यहां पे सर n बराबर दूसरा कोष है, n बराबर तीसरा कोष है, n बराबर चौथा कोष है, n बराबर पांचवा कोष है, n बराबर छठा कोष है, n बराबर सातवां कोष, और n बराबर आपका अनंत। क्या है? अनंत। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? थोड़ा सा टेढ़ा ओढ़ा रेखा इधर उधर हो जाए तो बिल्कुल परेशान मत होना, थोड़ा बहुत तो चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता है। सबकी ऊर्जा स्तर अलग अलग होती, सबकी ऊर्जा स्तर अलग अलग होती है। अब जैसे बच्चों सबसे पहले बामर ने बताया था, लेकिन लाइमर श्रेणी पहले होता है। क्यों होता है सर? इसके बारे में बात करते हैं। लाइमर ने बताया कि मान लीजिए सातवें से इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां आ रहा है? पहले में आ रहा है। कहां आ रहा है? पहले में आ रहा है। यहां से निकल कर आया, पहले में आ गया, ठीक है ना। फिर मान लीजिए, ठीक है, फिर दूसरा निकला, ये आ गया। तीसरे से आया, फिर चौथे से आया, पांचवें से आया, मतलब ये आ गया। यानी पहले सातवें से आया, फिर छठे से आया, पांचवें से आया, चौथे से, तीसरे से, दूसरे से।
ये श्रेणी आपका किसका श्रेणी हो गया बच्चों? ये लाइमर। इन्होंने पहले कोष के लिए बताया कि हर इलेक्ट्रॉन बाहर से पहले कोष आता है, पहले कोष तक आता है। फिर बामर की जो श्रेणी है, देखो बोले 7वें कोष से दूसरे में आता है, ठीक, फिर दूसरे में ही आ रहा है, ये आपका किसका हो गया बच्चों? ये बामर श्रेणी हो गया। लाइमर श्रेणी, बामर श्रेणी। ब्रैकेट का क्या है? ब्रैकेट की कहानी क्या है? इनकी कहानी कुछ इस तरीके से है कि 7वें से मान लीजिए 72 कोष से तीसरे में आ रहा है, ठीक है, फिर ये लो भाई। 1 2 3 4 5 हो गया, बन गया, बन गया रे बाबू, बन गया। ये अपना श्रेणी बन गया। पहला है लाइमर श्रेणी, फिर बामर श्रेणी, पासन श्रेणी, ब्रैकेट और फुंड। ठीक है बच्चों, ठीक है, ऐसा आप लोग बना सकते हो। ठीक है, पहला क्या नाम दे दे सर? पहला है लाइमर। ये कौन सी श्रेणी है? लाइमर श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? लाइमर श्रेणी। सब लोगों ने अध्ययन किया, अपना अपना श्रेणी बता दिया। फिर ये है बामर श्रेणी। क्या है? बामर श्रेणी। ठीक है, फिर पासन, फिर ब्रैकेट, फिर फुंड, और ये आपका अनंत है। अनंत से भी मानकर चल सकते हैं कि अनंत से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आयनित परमाणु अनंत से भी आ रहा है, अनंत भी हो सकता है, अनंत भी तो हो सकता है। ठीक है, कहां से हो सकता है? अनंत से हो सकता है, अनंत भी हो सकता है बच्चों। ठीक, तो ये आप लोगों को डायग्राम आपको बताना है। ऊर्जा स्तर की बात करें बच्चों, तो सबसे पहले ऊर्जा स्तर की बात करें तो ऊर्जा स्तर मतलब कैसे निकालते हैं? ऊर्जा स्तर निकलता है सर, ऊर्जा स्तर जो निकलता है ये होता है 13.6, वो भी माइनस में, बटे n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये बच्चों यदि n का मान 1 रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे प्यारे बच्चों, तो आपका माइनस ऊर्जा स्तर माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया एनर्जी। n बराबर पहले कोष के लिए जब 2 रखोगे बच्चों, 2 दूना 4, तो 4 का भाग दोगे तो 4 तिहाई 12, कितना आ जाएगा? 4 तिहाई 12, माइनस में ही रहेगा, 4 तिहाई 12 और 4 चौको 16, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फिर बच्चों n बराबर 1 रखे तो E1 बराबर कितना हो गया? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, और सर इसके बाद इसकी ऊर्जा की बात करोगे तो n बराबर अपन कितना रखेंगे? देखो माइनस कम होता जाएगा, धीरे धीरे ऊर्जा बढ़ती जाएगी, फिर 9 हो जाएगा बच्चों, 3 त्रिकाई 9, फिर होगा 9 1 कम 9 हो जाएगा, 9 1 कम 9, 4 बचेगा 46, तो 9 अपना 45, 5 हो जाएगा, 1 बचेगा, इतना आ जाएगा माइनस में, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फिर बच्चों किसका रखेंगे? 4 चौको 16, 16 में कितना है? भाग न पहुंचे, फिर 0 आएगा, है ना, 0 आएगा, 136 हो जाएगा, तो 16 85, 16 6 96, 16 7 112, 16 8 128 आएगा, 0.8 के लगभग आएगा बच्चों। फिर लगभग इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है ना। फिर आप 5 रखोगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5 25 25, तो 0.0 लगभग 6 के आसपास आएगा, 25 छक्का नहीं, पंजे से जाएगा तो 5 आएगा। फिर बच्चों 25, फिर आगे आता जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे आप लोग इनकी ऊर्जा स्तर फिर 7 49 तिहाई भी नहीं जाएगा, मतलब 2 पॉइंट कुछ करके आएगा। तो देखो ऊर्जा, अब सोचोगे सर कम होता जाता, नहीं, बढ़ता जाता है, जितना ज्यादा माइनस उतना कम ऊर्जा,
कम माइनस ज्यादा ऊर्जा। लोग कहेंगे सर ऊर्जा स्तर ऊपर वाला बढ़ता जाता है कि घटता माइनस है तो और कम कम। अरे नहीं बाबू, इसमें एक क्रम आपको बताता हूं, लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर यहां पे ऊर्जा कम है और यहां पे ज्यादा है, यहां कम है। ये अंक देखते हैं 13.6, 3.4 घट गया, नहीं ये बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ज्यादा माइनस में था, 13 माइनस में था, 11 रुपए उधारी थी। यहां पे तो 3 ही रुपया उधारी है ना, यहां तो 1 ही रुपया उधारी है। साला ये बड़का है, ये छुटका है। तो ये भी आप लोग को याद रखना कि बड़का छुटका कौन है भाई, ये बड़का बा, ये छुटका बा कि छुटका बा कि बड़का बा। तो ध्यान रखो, जो कम ऋणी होता है वो बड़का बा। तो भाई यहाँ पे कम ऋणी है, ये जितने ऊपर जाते जाते कम ऋणी होते जाते हैं, कम ऋणात्मक ऊर्जा है, मतलब बड़का बा, यानी ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा है बच्चों, ध्यान रखना। ये मैं इसलिए बता दिया कि भाई आसानी से आप निकाल भी सकते हो। तो थोड़ा सा आप लोग देखो कि लाइमर श्रेणी क्या है। लाइमर सामने क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर पर आती है। कैसे? संक्रमण करते समय जब N1 बराबर है, यानी पहले कोष में आता है, दूसरे कोष से, तीसरे कोष से, चौथे, पांचवें, छठवें, कहां तक? अनंत तक। ठीक है, तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है ना। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की इन श्रेणी को लाइमर श्रेणी कहते हैं। जैसे बच्चों तरंगदैर्घ्य की बात करें तो 1/λ इक्वल आप लोग क्या करोगे? R करोगे सर। और सबसे बड़ी बात तो ये है बच्चों कि यहां पे आप लोग एक काम करना कि 1/N1 का मान रखोगे, N1 का स्क्वायर माइनस 1/2 N2 का स्क्वायर, है ना। लेकिन यहां पर बच्चों आप सबको पता है कि N1 बराबर कितना? 1 रखोगे, N1 बराबर 1 रखोगे तो 1/λ हो जाएगा, है ना। 1/λ रखोगे बच्चों तो ये अपना पहला कोष हो जाएगा, यानी 1 रखोगे 1/1 का स्क्वायर, है ना। और बच्चों यहां पे हो जाएगा N2 का स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों इसके आधार पर तरंगदैर्घ्य निकालोगे। तरंगदैर्घ्य कैसे निकालोगे कि भाई मैं ये बोल रहा हूं इसमें कि इलेक्ट्रॉन मान के चलता हूं, कहां से आ रहा? अनंत से आ रहा है और आखिरी दूसरे कोष से आ रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो n बराबर अनंत से और आखिरी इलेक्ट्रॉन n बराबर दूसरे से आ रहा है ना। थोड़ा समझिएगा कि n बराबर जब अनंत रख दे, n बराबर अनंत रखेंगे, n बराबर अनंत रख दें, यानी अनंत से यदि इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो क्या होगा? यदि N2 मतलब पहला कोष तो N1 में आ रहा है, यदि N2 अनंत रख दे बच्चों, यदि N2 अनंत रख दे, अरे बाबू चलो नहीं था कि मेरे कहने का मतलब कि भाई N1 कितना रखा? पहले कोष में आ रहा है, और N2 अनंत रख दिए, क्या कर दिए? अनंत रख दिए बच्चों। तो इसका मान 0 हो जाएगा। बस रिडबर्ग का मान निकालना है कि 1/λ बराबर यहां पर 1.097 गुणे 10⁻7 मीटर इनवर्स। ठीक है बच्चों, इसको ऊपर ले जाओ और इसको नीचे ले जाओ और इसको फिर एंगस्ट्रॉन में बदलो। किसमें बदलो? एंगस्ट्रॉन में बदलो। 10⁻−10 का गुणा करो। मीटर को यदि एंगस्ट्रॉन में बदलना है 10⁻−10 का गुणा करो। ऐसा सिस्टम होता है। इसका जो कैलकुलेशन करने पर आएगा बच्चों, अनंत रखने पर 912 एंगस्ट्रॉन, मतलब ऐसे करने पर कैलकुलेशन करोगे तो लैम्डा बराबर 912 एंगस्ट्रॉन आएगा। क्या आएगा? 912 एंगस्ट्रॉन। और इसी तरंगदैर्घ्य के आधार पर कि 912 एंगस्ट्रॉन किस क्षेत्र में आता है, तो वो आपका बच्चों किसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वो आपका पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ता है बच्चों। तो इस तरंगदैर्घ्य के आधार पर बताया गया कि ये पराबैंगनी किरणें हैं। जो लाइमर श्रेणी यानी लाइमर ने बताया कि भाई साहब यदि किरणें अनंत से और दूसरे कोष से आ रही हैं तो इतने में पहले कोष तक आ रही हैं, तो ये जो श्रेणी का एक समूह है, इनमें जो तरंगदैर्घ्य है लगभग किसके? पराबैंगनी किरणों के तरंगदैर्घ्य के समान है। ठीक है बच्चों, इतना ही लिखना है आप लोगों को। और जब n बराबर 2 रखोगे, है ना, जैसे मैं बात करता हूं कि भाई N1 का मान आपका 1 ही है और N2 बराबर आपका दूसरे कोष से आ रहा है, अनंत और दूसरे कोष से, तो इसका आंसर आता है बच्चों लैम्डा बराबर आता है 1215 एंगस्ट्रॉन। ठीक, ये चीज हो जाता है। इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है आप लोगों को। दूसरा है जब भाई वही सब सेम है, जब उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पे आते हैं अनंत से। ठीक है बच्चों, यानी N1 बराबर आपका दूसरे कोष में आएगा। ठीक है, कहां से? तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे अनंत से आएगा। मतलब यहां पर यदि हम बात करें कि 1 जो लैम्डा है वो हो जाएगा R। ठीक है बच्चों, और यहां पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे कोष में आ रहा है ना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर N2 का स्क्वायर। N2 का स्क्वायर हो सकता है कि भाई N2 का मान जैसे N1 बराबर आपने 2 रखा और N2 बराबर अनंत रख दो, अनंत से आ रहा है, और आखिरी N1 बराबर आप 2 ही रखोगे, लेकिन N2 बराबर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। इन्हीं के बीच तो है, इन्हीं के बीच तो और कुछ है नहीं, इन्हीं के बीच है बच्चों। यहां पे आप लोग देखो कि यहां
या तो अनंत से आ सकता है या तो तीसरे श्रेणी, दूसरे से नहीं आ सकता। दूसरे में तो आ ही रहा है बच्चों, दूसरे में तो आ ही रहा है। तो इनका तरंगदैर्ध्य आज तक मैं भी याद नहीं किया, आप लोगों को याद कर लेना होगा तो कर लेना, नहीं तो बच्चों इतना भी काम चल जाएगा। तरंगदैर्ध्य यदि आपसे याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तरंगदैर्ध्य यदि आपसे याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये बोला कि भाई साहब यदि इतना वैल्यू रखोगे तो तरंगदैर्ध्य जब कैलकुलेशन करोगे ना बच्चों, तो ये तरंगदैर्ध्य आज भी बता रहा हूं मुझे याद नहीं है और ना मैं याद करना चाहता हूं इसको। यदि याद करना होगा तो ठीक है, ठीक है। अरे भाई साहब जब अनंत रखते हैं प्यारे बच्चों तो ये आता है 3646 एंगस्ट्रॉन और इसका मान आता है 6563 एंगस्ट्रॉन, ठीक। तो ये तरंगदैर्ध्य के आधार पर ये पता किया गया कि जो बामर श्रेणी है वो किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों, बामर श्रेणी किसके, दृश्य क्षेत्र, दृश्य किरणें यहां से निकलती है, ये इस तरीके से। अब जब वासन की बात करेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1/λ, कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। सर यहां पर तीसरे कोष में आएगा तो यहां पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 1/n2 का स्क्वायर, है ना। जहां n2 बराबर क्या हो जाएगा, n2 बराबर हो जाएगा 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता, कहां से आता है, अनंत से आ सकता है, ठीक है। चलिए इसको जब तरंगदैर्ध्य निकालते हैं बच्चों तो इनका जो तरंगदैर्ध्य, जैसे हम बात करते हैं कि जो इनका तरंगदैर्ध्य है वो अवरक्त क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों इसके लिए हो जाएगा आपका ब्रैकेट श्रेणी आता है। ब्रैकेट श्रेणी मतलब 1/λ आ रही है, इस बार किस में आ रहा है, इस बार बच्चों n बराबर n1 मतलब किस में आ रहा है, तो कौन सी श्रेणी है, चौथी, तो चौथी श्रेणी में आएगा तो 4 का स्क्वायर और n2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। जहां n2 कितना है, जहां n2 बराबर कितना है, 5 में से आ सकता है, 6 से आ सकता है, 7 में से आ सकता है, 8 में से आ सकता है, कहां से आ सकता है, अनंत से आ सकता है। इसके बाद आपका जो फुंड श्रेणी है बच्चों, फुंड श्रेणी के लिए तरंगदैर्ध्य n1/λ, यहाँ पर r हो सकता है बच्चों, है ना, r हो सकता है और फिर अपना कहां से आता है, पचमे में आता है बच्चों, पचमे कोष में आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका n2 का स्क्वायर हो जाएगा और n2 बराबर क्या हो जाएगा, n2 बराबर हो जाएगा बच्चों, n2 बराबर 6 में से आ सकता है, 7 में से आ सकता है, 8 में से आ सकता है, कहां से आ सकता है, अनंत से आ सकता है। तो इस तरीके से बच्चों जैसे हम बात करते हैं कि जैसे अपना ये श्रेणी है, यहां पे श्रेणी है, तो जैसे यहां पर अनंत की बात कर ली और n बराबर 2 की बात कर ली, तो दोनों के बीच की हमने वैल्यू निकाली, तो तरंगदैर्ध्य भाई अनंत के लिए तरंगदैर्ध्य निकाला और दूसरे कोष से जब आ रहा तरंगदैर्ध्य निकाला, तो देखा कि इनके बीच जो तरंगदैर्ध्य है लगभग किस किरणों के समान तरंगदैर्ध्य निकल कर आ रहा है, तो उसके आधार पर उन किरणों का नाम दे दिया गया बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आज का हमारा क्लास खत्म होता है, इसमें कुछ ज्यादा करना भी नहीं था, ठीक है। अपना बच्चों ये जो परिभाषाएं हैं वो लिख लेना है, ठीक है। कहानी भी आपको समझा दिया, इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना आप लोग, फिर दूसरे पेज का इसका भी ले लो, फिर तीसरे पेज का ये भी ले लो आप लोग, फिर चौथे पेज का ये ले लो, फिर 5वें पेज का ये ले लो। हम केवल 12th के बोर्ड लेवल की बात कर रहे हैं, हम ज्यादा लंबे चौड़े कहानी की बात ही नहीं कर रहे, ओके। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। भाई एक्स्ट्रा लेवल यदि हमको कंपटीशन लेवल का पढ़ाना है तो लगभग 1.5-2 घंटे 3 घंटे का क्लास लेना पड़ेगा, वो अलग मैटर है, लेकिन बोर्ड लेवल में इतना पढ़ लोगे सफिशियंट है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।